बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीब मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो ख़बर मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प है, क्योंकि कभी आपने वो कहानियाँ सुनी होंगी उमरू अयार की ज़ंबील की कहानियाँ, और आजकल मेरा ख़्याल है कि हर बंदे के पास ऐसी ही ज़ंबील व्हाट्सएप की शक्ल में मौजूद है, या उसके ये जो अपना ये मोबाइल फ़ोन है जो स्मार्टफोन, इसकी शक्ल में वो ज़ंबील मौजूद है, जिसमें से उसकी ज़िंदगी के बड़े बड़े राज जो हैं वो अचानक निकल आते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो स्मार्टफोन है और ये जो व्हाट्सएप डाटा है या स्मार्टफोन का डाटा रिकवर हो जाता है। ये जो डाटा है ना, ये जनाब बड़े बड़े शुरफा को जो है वो अपना टगे टोकरी कर देता है, और वो शायद किसी को फिर मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। तो आज की जो इनसाइड स्टोरी है वो भी शुरफा की इसी किस्म की जो ज़ंबील है उसके मुतल्लिक है कि इसमें से क्या कुछ निकला। और एक साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं जिनका व्हाट्सएप और फ़ोन ये हैक हुआ, और फ़ोन हैक होने के बाद मसूफ़ पे क्या बीती, ये भी इनसाइड स्टोरी है। और इसके साथ साथ साजिशें, स्कैंडल और कई वारदातें, और बंदा क्या कहे उस पर, सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि ये जो तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है ना, दिलचस्प ज़रूर हैं लेकिन सबक आमूज़ भी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब भी इसे सुन के जो है वो अपने लिए कोई ना कोई सबक ज़रूर हासिल कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलें जी, वीलॉग का करते हैं आगाज़। लेकिन सबसे पहले वही दरख्वास्त कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे दरख्वास्त है कि जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं। उससे ये होगा कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त आएगा। और फिर आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना, और वीडियो कंप्लीट देखने से पहले पहले लाइक कर दें। लाइक करेंगे तो उससे चैनल की रीच जो है वो बढ़ती है, और शेयर ज़रूर करना है यार, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो चलें जी, अपने इस व्लॉग की तरफ वापस आते हैं। हमारे एक साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं और बड़े मशहूर व मारूफ चीफ जस्टिस हैं। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो बड़े नामवर चीफ जस्टिस साहिबान भी गुज़रे हैं, और बाज़ ऐसे भी गुज़रे हैं कि जिनके बारे में लोगों को याद भी नहीं है, उनके नाम भी याद नहीं होंगे। लेकिन जिनके नाम याद होते हैं उसकी वजह यह है कि वो मीडिया पे, अखबारों पे, टीवी चैनल्स पे उनके चर्चे बड़े होते थे। अभी आप ज़रा अगर अभी माजी करीब की तारीख़ को देखें तो मेरा ख़्याल है कि जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, बच्चे बच्चे को ये नाम याद होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनसे इस्तीफ़ा तलब किया और उन्होंने इनकार किया। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब जो कि फ़ौजी डिक्टेटर थे, और ये इनकार उनकी तबीयत पे बड़ा नागवार गुज़रा, तो उन्होंने जनाब फ़ौरी तौर पे उन्हें माज़ूल कर दिया, कार्रवाई कर दी। अब परवेज़ मुशर्रफ को भी अंदाज़ा नहीं था, उनको भी इल्म नहीं था कि ये सब कुछ जो हो रहा है, अभी जो उनकी साइड पे, उनकी चेयर के पीछे खड़े हैं, उन्हीं के इशारों पे सामने वाला जो है वो उन्हें इनकार कर रहा है। लेकिन हुआ क्या कि उस इनकार के बाद, परवेज़ मुशर्रफ के इक़दाम के बाद, एक जानदार किस्म की तहरीक शुरू हुई। वकला सड़कों पे निकल आए। परवेज़ मुशर्रफ मजबूर हुए और फिर इस कदर कमज़ोर हुए कि उन्हें अपनी खाल उतारनी पड़ी। वो वर्दी जो कि आर्मी चीफ़ की वर्दी है, वो उन्हें उतारनी पड़ी। और परवेज़ मुशर्रफ कहते थे कि ये वर्दी मेरी खाल है। जब MMA के साथ मुआहदा हुआ था, परवेज़ मुशर्रफ ने वादा किया था कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को आप वोट करें, और एक टाइम पीरियड दिया गया था कि फ़लाँ तारीख़ को मैं ये वर्दी उतार दूंगा। फिर उन्होंने वर्दी उतारने से इनकार कर दिया था, और आई थिंक BBC को इंटरव्यू उन्होंने दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्दी मेरी खाल है, तो खाल तो नहीं उतारी जा सकती। तो फिर वक़्त ने वो खाल भी उतरवाई, लेकिन खाल उतरवाने वालों में अपने भी शामिल थे। वही जनाब इशफाक परवेज़ कियानी साहब जो बाद में आर्मी चीफ बने, और उस वक़्त
जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इनकार किया था, उस वक़्त उसी आर्मी हाउस में वो मौजूद थे बतौर DGISI। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मासवाई तहरीक इंसाफ नहीं, सॉरी काफ लीग, ये चौधरी बिरादरान वाली क्यू लीग जो थी, उसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो वकला तहरीक के साथ थी। पैसा भी लग रहा था, पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रही थी और ताकतवरों की आशीर्वाद भी हासिल थी। और उसका नतीजा फिर आप सब ने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं उसके बाद बहाल हुए। वो भी खैर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब चले भी गए और उसके बाद जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब सदर मुमलिकत बने, तब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी बहाल करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जी अब्दुल हमीद डोगर साहब ही चीफ़ जस्टिस होंगे। तो उस पर फिर फड्डा हुआ, फिर एक लॉन्ग मार्च हुआ और लॉन्ग मार्च अभी रास्ते में था, मियाँ नवाज शरीफ उसकी क़यादत कर रहे थे। तो हुकूमत ने अपने फ़ैसले जो हैं वो उससे विड्रा किया, सरेंडर किया। उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करने का ऐलान किया। लेकिन जैसे ही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल हुए तो फिर उसके बाद वो पूरे सिस्टम पे छा गए। हर तरफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उम्मीदों का मरकज़ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, रोशन उम्मीदों का मीनारा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। पाकिस्तान की जो आखिरी उम्मीद थी वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब सिर्फ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, बल्कि वो वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान भी थे, वो सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान भी थे। वो हर अहम ओहदा उन्हीं की ज़ात में जो है वो मरकूज़ हो चुका था, क्योंकि इख्तियारात ही इतने थे और फिर जो वो कहते थे वही होता था। इस कदर जो है इख्तियारात मसूफ़ के पास जो है वो पहुँच चुके थे, जहाँ उन्होंने अज़्यूम कर लिए थे। अब उसका नतीजा ये निकला कि तब से लेके आज के दिन तक वो जो जुडिशल एक्टिविज़म है उसके असरात हम देखते रहे। लेकिन इस दौरान जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब भी कोई 20-25 दिन या 1 महीने के लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, लेकिन लोगों को शायद उनका नाम याद नहीं होगा, क्योंकि उनका जो दौर है वो बड़ा धीमा सा, जिस तरह एक अदालती प्रोसेस होता है उस तरह का था, तो लोगों को नहीं याद। लेकिन लोगों को जस्टिस गुलजार याद है, लोगों को आसफ़ सईद खोसा याद है, लोगों को साकिब निसार याद है, लोगों को उमर अता बंदयाल याद है, क्योंकि इन अदवार में बिल्कुल इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जैसा जुडिशल एक्टिविज़म था और इस वजह से याद है। और इन्हीं अदवार में साकिब निसार साहब, लेकिन साकिब निसार साहब तो मेरा ख़्याल है कि कुछ मामलात में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को पीछे छोड़ गए और उनके दौर में जो साजिशें हुई, जो स्कैंडल्स सामने आते रहे, उस पर बंदा सिर्फ जो है ना वो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कह सकता है और कुछ नहीं, कि ये अपना ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा, इसमें जो कुछ उन्होंने किरदार अदा किया, स्टे ऑर्डर जारी दे के रखा, फिर हुकूमत के रास्ते में रुकावटें पैदा करके रखी, फिर अकामा का हंगामा और जनाब अकामा की बुनियाद पर वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया, एक साजिश के तहत हुकूमत का ख़ात्मा किया गया। और भी मसूफ़ की बहुत सारी माशाल्लाह जो है वो अपना करामात हैं जो हर गुज़रते दिन के साथ सामने आती रहती हैं। फिर फैज़ हमीद के साथ उनका जो एक एनेक्सिस था, उसकी जो कहानियाँ और दास्तानें हैं वो ज़ुबान ज़द आम हैं और फैज़ हमीद साहब के साथ उनका ताल्लुक़, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके हवाले से बातें तो की जाती थी। लेकिन जनाब साकिब निसार साहब का फ़ोन जब हैक हुआ, व्हाट्सएप हैक हुआ, तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक सबूत के तौर पे कहीं ना कहीं मौजूद हैं। वैसे ये फ़ोन का व्हाट्सएप हैक होने की जो शिकायत है ना, ये तो जनाब साकिब निसार साहब ने ख़ुद FIA में जो है वो दर्ज करवाई है और इस हवाले से तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दी है। और ये ख़बर हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई और सीनियर सहाफ़ी जनाब मुअज़्ज़म फ़खर साहब ने दी है और उनकी ख़बर के मुताबिक FIA को जो दरख्वास्त दी गई है उसमें साकिब निसार साहब कहते हैं कि कोई 6-8 माह कबल उनका जो व्हाट्सएप है वो हैक कर दिया गया था। और इस दरख्वास्त के देने का जो मकसद है ना, वो बुनियादी तौर पे बवक़्ते ज़रूरत काम आगे नहीं होता, वो इसलिए उन्होंने किया। उसकी वजह ये है कि जनाब साकिब निसार साहब जो हैं पूरी उम्र वकालत में और कानून की किताबों में गुजरी है और वो जानते हैं
कि इस किस्म की दरख्वास्तों का कभी ना कभी जो है फ़ायदा हो ही जाता है। वजह क्या है? फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ़्तारी है ना, उस गिरफ़्तारी के बाद जो 2-4 बड़े बड़े नाम सामने आए थे कि जनाब ये भी फैज़ साहब के फैज़ से फैज़ याब होते रहे हैं। उनमें एक नाम साकिब निसार साहब का भी था। वैसे तो इमरान खान साहब का नाम भी है और भी कुछ शुरफा के नाम हैं, लेकिन साकिब निसार साहब के हवाले से बड़ी सॉलिड जो एविडेंस हैं वो मौजूद हैं। एक तो टॉप सिटी के मालिक कंवर मोइज़ के घर जो छापा मारा गया था, जिसकी बुनियाद पे फैज़ हमीद साहब गिरफ़्तार हुए, उस छापे के दौरान जहाँ पे नकदी है, कोई 4 करोड़ रुपये नकदी है, कोई पता नहीं 400 तोले सोना है या कितना है, ये हुआ। इसी छापे के दौरान 4 लग्जरी गाड़ियाँ भी ये जो छापा मारने वाले थे वो साथ ले गए, और उन 4 गाड़ियों में से 2 गाड़ियाँ जनाब साकिब निसार साहब को तोहफे में भेज दी गई कि लें जी ज़रा अय्याशी करें। और साकिब निसार साहब तो वैसे भी माशाल्लाह तोहफ़ों को इनकार नहीं करते। वैसे हमारे एक दोस्त हैं वो भी तोहफ़ों को इनकार नहीं करते, नाम मैं नहीं लूँगा वरना फड़िया जाना मैं। वो साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने इनकार नहीं किया। फिर जब बात खुली तो एक गाड़ी वापस भेज दी, दूसरी गाड़ी FIA ने रिकवर की और वो गाड़ी ले ली गई। लेकिन इसके अलावा ख़ुद साकिब निसार साहब ये बात एडमिट कर चुके हैं कि फैज़ हमीद के साथ उनके दरीना ताल्लुकात हैं, और जब वो चीफ़ जस्टिस थे तब भी फैज़ साहब के पैगामात भी आया करते थे, दुआ सलाम भी आया करती थी, मुलाकातें भी हो जाया करती थी कभी कभार। और एक मरतबा ये पूरे ख़ानदान के साथ शुमाली इलाका जात की सैर को गए तो फैज़ हमीद साहब ने बड़ा ख्याल रखा था इनका। हुण बंदा पूछे कि जी फैज़ हमीद ते साकिब निसार साहब जिहड़े ने इन्हां दे विच केड़ी कोई रिश्तेदारी है, मतलब कोई फुफी दे धी पुत्र ने कि इतना एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे? ज़ाहिर है मफादात का मामला है जी। और यह टॉप सिटी वाला छापा जो है, इसमें साकिब निसार साहब ने ही फैज़ हमीद साहब को जो है वो रेस्क्यू किया था, चूँकि चैम्बर में समात की, मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया, डराया धमकाया और इधर उधर का काम करके चलो जी कम फ़ारग। और जनाब साकिब निसार साहब का ये जो फ़ोन हैक हुआ है या व्हाट्सएप हैक हुआ है, अब इसमें हुआ क्या है? चूँकि जो एविडेंस अदारे के पास थे और उन एविडेंस की बुनियाद पे साकिब निसार साहब को चंद घंटों की मेहमान नवाजी भी जो है वो अपना लुत्फ़ अंदोज़ वो उससे हुए अदारे की मेहमान नवाजी से। तो इसका मतलब है कि अदारे के पास साकिब निसार साहब के हवाले से एविडेंस हैं, लेकिन साकिब निसार साहब ने यह शिकायत दर्ज करवाई कि कल कलां अगर कोई कानूनी मामला सामने आता है तो उनके पास ये एक एविडेंस होगा कि देखें जी मेरा तो इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो अगर किसी के पास कोई ऐसी कोई मैसेजिंग है, कोई अपना ऑडियो शाडियो है, कुछ भी है, तो वो तो सारी की सारी जो है वो अपना 2 नंबर किस तरीके से हुई होगी, चूँकि मेरा व्हाट्सएप तो हैक कर लिया गया था। मुझे तो नहीं पता ये मैसेज किसने किए हैं, कैसे किए हैं, क्यों किए हैं। समझ रहे हैं ना बात को? ये बड़ी बरीक वारदात डालने की कोशिश की गई है जनाब साकिब निसार साहब की तरफ से, लेकिन होगा कुछ नहीं, इनसे बचत नहीं होनी, क्योंकि सिर्फ साकिब निसार साहब के व्हाट्सएप से ही डाटा जो है वो हासिल नहीं हुआ, बल्कि रऊफ़ हसन साहब के मोबाइल से भी कुछ चीज़ें मिली थी। जनाब फैज़ हमीद साहब के मोबाइल की जो जंबील है उससे भी बहुत कुछ निकला है। ये तो उमरू यार की जंबील से भी आगे की बातें हैं। और इसके अलावा वो जो अडियाला जेल में राब्ता शाब्ता था, उन फ़ोनों से भी बहुत कुछ निकला है। तो भाई किस किस से बचेंगे? चलें एक को तो आपने जो है वो कर लिया, लेकिन वो बाकी जो फ़ोन हैं उनकी भी आप कोई FIR दर्ज करवा लेते, कोई ना कोई शिकायत दर्ज करवा लेते तो बचत हो जाती। तो जी का जाना ठहर चुका है। अब इस जी में कितने जी आएंगे ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फैज़ हमीद साहब का केस जो है उसमें बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ चुकी है। एक तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कार्रवाई है जिसमें फैज़ साहब का नाम है, लेकिन ज़राए के मुताबिक अकेले फैज़ साहब का ट्रायल नहीं होना। अगर अकेले फैज़ हमीद साहब का ट्रायल होना होता तो अब तक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता। ये अगर इतना
डिले हो रहा है, लेंथी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ और भी शुरफा हैं जिनके नाम इस ज़ंबील से निकले हैं और उन्होंने भी फैज़ साहब को ज्वाइन करना है। तो देखें कि अब वो जो शुरफा हैं उनके नाम कब सामने आते हैं और उनको कब जो है वो मेहमान नवाजी के लिए बुलाया जाता है या लाया जाता है। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।